हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर फिर से, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के जनरल मतलब को समझा था, उसको डिफ़ाइन किया था, और साथ ही हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले टूल्स को इंट्रोड्यूस किया था खुद को। हमने देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, दैट इज़ एक तो एंजाइम्स वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था कि एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, एंड द थर्ड इज़ द कॉम्पिटेंट होस्ट। तो पिछले क्लासेस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टूल दैट इज़ एंजाइम्स को डिस्कस करने के बाद आज के क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर, जैसा कि आप जानते हो कि वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। कैरियर मीन्स के बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप ये जानते हो कि हम क्या करते हैं कि जीन्स को किसी एक ऑर्गेनिज्म से कट करते हैं और उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म से जीन्स को कट करने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको ले जाके उस जीन को ऐड करना होता है। तो इस कैरी करने के लिए एज अ व्हीकल हम लोग यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर का। तो क्लोनिंग वेक्टर को आप चाहो तो कैरियर कह सकते हो, या फिर यू कैन कॉल इट एज व्हीकल, है ना। तो इट इज़ व्हीकल फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए ये व्हीकल का काम करता है। तो क्लोनिंग वेक्टर की अगर बात करें तो एक क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव three important things. Number A, it should have an oocyte. Second, it should have a selectable marker. And third, it should have a restriction site. तो क्लोनिंग वेक्टर को डिटेल में समझने के लिए हम क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर प्रेजेंट इन सारे साइट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो एक क्लोनिंग वेक्टर के पास एक ओरिसाइट होना मस्ट है, एक सिलेक्टेबल मार्कर होना मस्ट है, और उसके साथ साथ एक रिस्ट्रिक्शन साइट होना मस्ट है। नाउ लेट अस डिस्कस दीज टर्म्स वन बाय वन। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, सपोज कि हमने प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, एंड व्हेन दिस वेक्टर विल इंटर टू अ कॉम्पिटेंट होस्ट। तो जब ये वेक्टर एक कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंटर करती है, देन व्हाट हैपेंस कि ये वेक्टर खुद को मल्टीप्लाई करती है, बिकॉज वी नो कि जो रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड का दैट इज़ ऑटोनोमस। तो जितनी कॉपीज़ ये प्लाज्मिड खुद की बनाएगी, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसकी उतनी ही कॉपीज सेल के अंदर बनती चली जाएगी। ये जो रेड वाला सीक्वेंस में ऐड कर रहा हूँ प्लाज्मिड के ऊपर, इट रिप्रेजेंट्स द फॉरेन डीएनए का पार्ट। एंड तब हमने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो अपने साथ फॉरेन डीएनए को इंटीग्रेट कर लेता है, और इंटीग्रेट करने के बाद फॉरेन डीएनए जितनी बार प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है दैट बिगिंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर साइट दैट इज नोन एज ओरिसाइट। तो ओरिसाइट इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो ओरिसाइट इज दैट साइट जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस, रेप्लिकेशन आपको पता है कि डीएनए जब अपनी कॉपी फॉर्म करती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन, यानी कि टू फॉर्म इट्स
copy. So ORI site is that site from where the replication of plasmid begins. तो क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट साइट है उसमें से जो सबसे पहला है दैट इज ORI साइट. उसका काम क्या है कि इट हेल्प्स टू फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड की जितनी कॉपीज बनती चली जाएंगी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उतना ही एम्पलीफाई होता चला जाएगा. और फिर जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उससे आने वाले प्रोडक्ट भी एम्पलीफाई होंगे या फिर वी कैन से कि वी कैन ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी. सो ORI site helps in replication of plasmid. अगर किसी प्लाज्मिड के अंदर ORI साइट है नहीं देन व्हाट विल हैपन, तो फिर वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं करेगा, अपनी कॉपीज नहीं बनाएगा. एंड फिर क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन जब ये सेल अपना न्यू जनरेशन फॉर्म करेगा तो उस सेल के अंदर वो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल नॉट पास ऑन. तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऐसे वेक्टर के साथ अटैच करें जिसके पास एक ORI साइट हो. और ORI साइट होगी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ORI साइट से रिलेटेड है वो ये है कि हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि हम ऐसे वेक्टर को सेलेक्ट करें जिसका ORI साइट हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो. तो वी शुड सच अ वेक्टर whose ORI site supports high copy number. उसके साथ अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करूं ORI साइट का, तो कितनी कॉपीज बनाएगा प्लाज्मिड अपनी, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ORI साइट. तो ORI साइट ऑल्सो कंट्रोल्स the copy number of vector. So vector कितनी कॉपीज बनाएगा that is dependent upon कि जो ORI साइट है उस वेक्टर का वो कितने कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है. तो वेक्टर के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट था हमारा ORI साइट. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर. सो नाउ we will explain कि what is a selectable marker. So this topic of selectable marker is very technical. तो मैं आपको जो अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में, आपको उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है. देखो, सपोज हमने एक मीडियम लिया. दिस इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम दैट वी हैव टेकन. और इस मीडियम के अंदर हमने क्या किया, हमने फॉरेन DNA को डाला एंड ऑल्सो वी हैव एडेड द प्लाज्मिड, सम प्लाज्मिड्स टू इट. ये हमने उसमें ऐड किया है प्लाज्मिड वेक्टर. नाउ जब इस मीडियम के अंदर वी हैव एडेड अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो क्या होगा, आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल रन अलोंग द लेंथ ऑफ DNA एंड इट विल मेक कट ऑन इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज कॉल्ड एज इट्स रिकॉग्निशन साइट. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होंगे वो अपने DNA के लेंथ के अलोंग रन करेंगे और फिर जहाँ पे भी इनका रिस्ट्रिक्शन साइट होगा वहाँ पे ये कट लगाएंगे. तो क्या होगा, वी हैव 2 इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज़ हेयर. सबसे पहला प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि हो सकता है ये जो फॉरेन DNA है ये आपके प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट हो जाए.
और इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट का कुछ पार्ट, एंड देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो आपने प्लाज्मिड लिया था उस प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस ऐड ना हो, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस मीडियम के अंदर ऐड किया सपोज एनी बैक्टीरियल सेल। अब यू नो अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, और वहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल टू पिक डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सो it is the ability of a bacterial cell to pick DNA from surrounding. सराउंडिंग से डीएनए पिक करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो नाउ सीन कुछ ऐसा है बच्चों कि ये जो हमने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था, इस मीडियम के अंदर हमारे प्लाज्मिड्स हैं, इस मीडियम के अंदर हमारे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हैं। प्लाज्मिड भी दो प्रकार के हैं, कुछ तो ऐसे प्लाज्मिड है जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, कुछ के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। एंड नाउ वी हैव एडेड अ बैक्टीरियल सेल टू दिस मीडियम। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से डीएनए को पिक करता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को इस मीडियम के अंदर डालोगे, देन देयर इज़ प्रोबेबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि बैक्टीरिया सराउंडिंग से डीएनए को पिक ना करे। एक्चुअली ये जो हमने प्लाज्मिड यहाँ पे बनाया है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पीस ऑफ डीएनए, और आपको पता है कि दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल दैट वी हैव टेकन हेयर। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि बैक्टीरिया जो है ना वो सराउंडिंग से डीएनए को पिक ना करे। तो इसका मतलब क्या है, सपोज दिस इज अनदर बैक्टीरियल सेल। तो जब बैक्टीरिया सराउंडिंग से डीएनए को पिक नहीं करेगा, देन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। एंड देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि या तो बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्लाज्मिड इंटर चला जाए, या फिर बैक्टीरिया के अंदर ये वाला प्लाज्मिड इंटर कर जाए। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे देखा था कि जब आपने सराउंडिंग के डीएनए को लिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले डीएनए को लिया, उसके अंदर आपने प्लाज्मिड डाला और प्लाज्मिड के साथ आपने ट्रीट किया उस मीडियम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके वहाँ पे कट लगाता है। तो हमने वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी देखी। एक पॉसिबिलिटी में ये हुआ था कि प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस इंटीग्रेट हो गया था, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे ये देखी थी कि प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस इंटीग्रेट नहीं हुआ था। तो ये जो पहली पॉसिबिलिटी है जहाँ पे प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए अटैच हो जाता है, दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। एंड ये वाला प्लाज्मिड आप देख रहे हो, ऐसा प्लाज्मिड इस मीडियम का जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस अटैच नहीं हुआ है, दैट टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर हमने क्या किया, इन प्लाज्मिड्स के साथ मीडियम के अंदर हमने ऐड किया बैक्टीरियल सेल को। तो बैक्टीरियल सेल के साथ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज दैट
कि बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग से डीएनए को पिक ना करे। पहला प्रोबेबिलिटी तो ये था कि बैक्टीरिया डज नॉट पिक एनी डीएनए फ्रॉम द मीडियम, देन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज दैट कि बैक्टीरिया जो है ना वो सराउंडिंग से डीएनए को पिक कर ले। एंड यू नो पिकिंग अप ऑफ डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग से डीएनए को पिक करता है, देन इन दैट केस वी विल कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब ट्रांसफॉर्मेंट सेल क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट सेल इज दैट बैक्टीरियल सेल जिसने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया है, एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल इज दैट बैक्टीरिया जिसने सराउंडिंग से डीएनए को पिक नहीं किया है। हमने यहाँ पे 4 टर्म को इंट्रोड्यूस किया, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और अपने प्रीवियस स्लाइड पे हमने यूज़ किया था टर्म रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बच्चों आप ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ये हमने यूज़ किया है टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, एंड दिस प्लाज्मिड वेक्टर विल बी कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इसको रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा, क्योंकि ये प्लाज्मिड इट इज़ इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग अ पीस ऑफ डीएनए, एंड यू नो कि इसके ऊपर सर्टेन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विल बी प्रेजेंट। तो इसके ऊपर जब आपने फॉरेन डीएनए को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब इसके ऊपर ऐड किया है, देन रिकॉम्बिनेशन हैज़ टेकन प्लेस, एंड इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन ऐसा वेक्टर, ऐसा पीस ऑफ डीएनए जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का पीस इंटीग्रेट नहीं हुआ है, सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ये टर्म्स हमने यूज किए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेक्टर, वेयर एज द टर्म्स ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, these terms we have introduced in context of the cell. Now, एक बार फिर से कि जब हम इन डीएनए के पीसेस को जो इस मीडियम में प्रेजेंट है उसके साथ जब हम बैक्टीरियल सेल को पुट करेंगे उस मीडियम के अंदर, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या थी कि बैक्टीरिया जो है वो किसी भी प्रकार के डीएनए को अपने अंदर इंटीग्रेट ना करे या अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे, देन उस केस में दैट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। एंड द सेकेंड प्रोबेबिलिटी दैट वी सॉ कि हो सकता है कि इनमें से कुछ डीएनए को बैक्टीरिया सराउंडिंग से पिक कर ले, एंड देन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट सेल है तो भी 2 प्रोबेबिलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब कि अगर बैक्टीरिया ने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया है तो हो सकता है कि बैक्टीरिया ने इस डीएनए को पिक कर लिया हो, या फिर हो सकता है बैक्टीरिया ने इस डीएनए को पिक कर लिया हो, है ना। सपोज लेट अस से दिस केस एज ए एंड दिस केस एज बी। तो जब बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को पिक किया होगा, देन वी विल कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। सो अगर बैक्टीरिया ने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया है, देन वी विल कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल। और अगर बैक्टीरिया ने ऐसे वेक्टर को पिक किया है जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस अटैच नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, इनफैक्ट 3 पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, और हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ऐसा सेल है विच इज़ ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। तो जब आप मीडियम के अंदर फॉरेन डीएनए को पुट करोगे, वेक्टर्स को पुट करोगे, और साथ ही साथ आप होस्ट सेल को पुट करोगे, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि बैक्टीरिया ने किसी भी प्रकार के डीएनए को सराउंडिंग से पिक ना किया हो। इन दैट केस वी विल कॉल दैट बैक्टीरिया एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। हो सकता है कि उसने सराउंडिंग से ऐसे डीएनए को, ऐसे वेक्टर को पिक किया हो जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस इज प्रेजेंट,
then that type of cell will be called as transformant with recombinant vector. And पॉसिबिलिटी ये भी है कि बैक्टीरिया ने सराउंडिंग से डीएनए को पिक किया हो, ऐसे डीएनए को पिक किया हो जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए इंटीग्रेटेड नहीं है, then such type of DNA will be called such type of cell will be called as transformant, but इसको फिर हम क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट. नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि उस वेक्टर के पास फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस इज नॉट प्रेजेंट. तो बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर का यूज यहीं पे आता है. सेलेक्टेबल मार्कर हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि आउट ऑफ दीज सेल कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और अगर सेल ट्रांसफॉर्मेंट है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है. इसको समझने में इस्तेमाल आता है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर. तो सेलेक्टेबल मार्कर के इस्तेमाल करके कैसे हम पता लगाते हैं कि जो गिवन सेल है हमारा, वेदर इट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और वेदर इट्स ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और वेदर इट्स ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में.